हेलो एवरीवन और नॉलेज ड्रिल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शिल्पी। तो आज हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र पर आधारित प्रश्नों की। इससे पहले वाले वीडियोस में तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया था। तो बात आता है कि मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है। मस्तिष्क का औसतन भार क्या होता है? तो मैंने बताया था कि ब्रेन एक मैनेजर होता है, मैनेज करने का काम करता है, और इसका वेट मैंने फीमेल में अलग और मेल में अलग बताया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा सी 1400 ग्राम। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सा और जानकारी ले लेते हैं। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे पूरे वजन का 2% होता है। कितना होता है? पूरे वजन का 2% होता है। और हम अपने मस्तिष्क का 1 से 1.5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। और हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा चर्बी होती है। लगभग कितनी? 60%। हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा क्या होती है? चर्बी होती है। लगभग कितनी? 60%। और फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि जो बातें मैं बता रही हूँ इसमें नहीं लिखी हुई हैं वो आप कहीं ना कहीं ज़रूर लिखेंगे ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो सके। और एक और बात, मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बड़े भाई बहन या उनकी फैमिली में ऐसे बहुत से सदस्य हैं कि जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है या छूट गई थी। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को तो अवश्य ही बढ़ा सकते हैं। तो अपनी जानकारी को अवश्य बढ़ाएं। और क्योंकि जो इंसान के पास जो ज्ञान होता है उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि उसके चेहरे पे चमक ही अलग होती है। तो ज्ञान हमेशा काम आता है। इसीलिए ज़रूर जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जो ज्ञान बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर देखें और उन्हें पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मस्तिष्क की गतिविधि की जांच में किसका प्रयोग होता है? मस्तिष्क की गतिविधि की जांच में किसका प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है ईसीजी, दूसरा है ईईजी, सी है सोनोग्राफी जिसे आप अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बीईईजी। राइट आंसर क्या है? बीईईजी। तो अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कह लो या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कह लो। इस तरीके की मशीन होती है और मस्तिष्क की इसके ज़रिए जांच होती है। तो बढ़ते हैं इसके फुल फॉर्म की तरफ। ये है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। ए न्यूरॉन, बी डेंड्रॉन, सी सिनेप्स और डी एक्सॉन। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? ज़रा ध्यान से सोचें, समझें। तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोना, हंसना, मूत्र त्याग, स्मरण शक्ति, चेतना का अनुभव आदि का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि केंद्र बिंदु क्या होता है। तो चौथे के ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, बी है अनुमस्तिष्क, सी है मेडुला और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। कौन सा सही जवाब है? ए प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम जो था उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और ऐसा भी कहा जाता है जितना बड़ा ये भाग होगा वह उतना ही बुद्धिमान होगा। ये हमें हमारी प्रेरणा, अनुभव, स्मृति, संवेदना आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। दो तंत्रिका कोशिका के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? ए डेंड्रॉन, बी न्यूरॉन, सी सिनेप्स या डी
साइटोन। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका सही जवाब क्या है? सी, सिनेप्स। मैंने बताया था कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है। तंत्रिका कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है और ये तंत्रिका कोशिकाएं ब्रेन को मैसेज यानी कि इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। और सिनेप्स क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शराब के सेवन करने के बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ए, मेडुला, बी, सेरिबम, सी, सेरिबेलम, डी, न्यूरॉन। सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सेरिब्रम अभी मैंने बताया था और सेरिबेलम है हमारा अनुमस्तिष्क। तो शराब जब कोई इंसान पीता है तो उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो मैंने सेरिबेलम के बारे में एक बात कही थी कि शरीर को ये संतुलन प्रदान करता है और इसका सही जवाब होगा सेरिबेलम। क्या जवाब होगा इसका सही? सी, सेरिबेलम। शराब पीने के बाद सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं रहता। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए, श्वसन दर बढ़ाना, बी, रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण, सी, रक्त प्रवाह, डी, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण। ये भी मैंने आपको पहले बता चुकी थी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? जैसे अचानक से छींक आना, इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। और एकदम से कोई चीज़ गर्म हमारे हाथ लग जाए तो हम पीछे से हाथ एकदम से हटा लेते हैं और कभी कभी डर जाते हैं एकदम से। तो ये सारी क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो यही स्पाइनल कॉर्ड का प्रमुख कार्य है, इन पर नियंत्रण करना। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ऐसी कोशिका जो कभी भी विभाजित नहीं होती है। तो इसका जवाब भी आप सबको मालूम होगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। पहला ऑप्शन है इसका पीपीएलओ, बी, तंत्रिका कोशिका, सी, दोनों या कोई नहीं। ये पीपीएलओ जो है वो सबसे छोटी कोशिका है। इसके बारे में आपको कोशिका के चैप्टर में बताऊंगी। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, बी, 100 सेंटीमीटर, सी, 200 सेंटीमीटर, डी, 125 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ए, 90 सेंटीमीटर। ये भी मैंने आपको बताया था। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन केंद्र, ए, मेडुला, बी, डेंड्रॉन, सी, कोई नहीं या डी, मेरुदंड। मेरुदंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड। अब इसका सही जवाब क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, रक्तदाब, रक्त परिसंचरण, हृदय गति, पलके झपकाना, ये सभी कौन नियंत्रित करता है? ये सभी करता है मेडुला, या फिर हम बोले मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, मेडुला, क्योंकि मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब पढ़ते हैं कुछ आज के प्रश्न हैं जो मैंने आपको दिए हैं और इनके बारे में आप ज़रूर लिखेंगे। लेकिन उससे पहले ये नर्वस सिस्टम है पूरा, ये है हमारा ब्रेन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर है स्पाइनल कॉर्ड्स और ये नर्व्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम को कहीं कहीं 3 टाइप्स भी बताए हैं, लेकिन मेनली यही 2 टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस चित्र को आप बनाएंगे और समझेंगे। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसके मेन 3 भाग होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। मस्तिष्क के बारे में आपको बता चुकी हूँ, आप जितना लिखना चाहें उतना लिखें। पहले वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें और फिर लिखें। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया और नर्व्स।
और इस चित्र के माध्यम से जो भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा आपको वो भी खत्म हो गया होगा। ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन, जो जाल के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। बीच में स्पाइनल कॉर्ड और ये मस्तिष्क, ये 3 पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। तो बढ़ते हैं अब आज के प्रश्न की तरफ। आज के प्रश्न हैं ये। पहला क्वेश्चन है EEG की फुल फॉर्म लिखो। ये मैंने आपको आज के वीडियो में बताई। दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका के बारे में लिखो। तंत्रिका कोशिका के बारे में आज भी बताया और इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। मस्तिष्क के बारे में आपने क्या समझा वो भी लिखेंगे। आप जितना समझ चुके हैं उतना आप लिखें। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है ये आप लिखेंगे। मैं एक बार फिर से तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रही हूँ शॉर्ट लाइंस में कि तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र है जो सोचने, समझने, याद रखने के साथ साथ हमारे सारे अंगों पर कंट्रोल रखता है और समन्वय स्थापित करता है। तो आशा करती हूँ अच्छी तरह आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और एक और बात बस कि जो हमारे ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। स्पेलिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखेंगे LOGY। स्पेलिंग है NEUROLOGY। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और लॉकडाउन में स्वस्थ रहें, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखें, योग करें, पौष्टिक आहार लें और लॉकडाउन का पालन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।